जब भाइयों ने बहन को मारकर खाया उसका मांस। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उस उनके माता पिता जल्द ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्द ही अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरू में सबका गुजारा चलने में काफ़ी परेशानियां हुई, लेकिन समय के चलते सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा। अब उन्हें माँ माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। यह उस समय की बात है जब समाज में पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के काम करना और बच्चों को संभालना था। 7 भाई और एक बहन उसी गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। एक दिन दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते थे और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी काम काज करती थी। जब जब जंगल से वापसी आते थे तो बड़े-बड़े जानवर और पक्षी आदि को मार कर लाते थे। बहन उनके मांस को बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके बड़े तृप्त का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुज़र रहे थे। एक दिन की बात है, सातों भाई जंगल के में शिकार करने के लिए गए होते। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी, तभी चाकू की तेज़ धार से उसकी उँगली कट गई। कटी हुई उँगली से खून की धार बहने लगी। अब बहन ने सोचा, यदि उनके भाई ने उसकी कटी हुई उँगली देखी तो उसके भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उससे छिपा कर रखना चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु फिर उसे लगा कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे खून के धब्बों के बारे में पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर पोंछना ठीक रहेगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में ख़्याल आया कि यह तो मेरे भाई को अच्छे से दिख जाएगा। फिर बहन बेचैन होकर इधर-उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ उसका बहता हुआ खून उसकी भाइयों की नज़र से बच जाए। इसलिए उसे कोई उपाय न मिलने पर उसने उसी साग से जो खाने के लिए बना रही थी, उसी से अपना खून पोंछ दिया। शाम को भाई जंगल से वापसी आए तो भाइयों के लिए खाना परोसा। आज सातों भाइयों को साग बहुत स्वादिष्ट लगा। सातों भाइयों अपनी उँगलियाँ चाट रहे थे और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ़ करने लगे। अपनी तारीफ़ सुनकर बहन भी खुशी से फूल नहीं समा रही थी। दिन के हार के कारण सातों भाई उस दिन जल्दी ही सो गए। अगली सुबह रोज़ की तरह खा पी कर सातों भाई फिर जंगल की ओर निकल पड़े। जब वह शिकार तलाशते-तलाशते थक गए तो सातों भाई एक पेड़ की छाँव में बैठकर आराम करने लगे और सातों भाई रात के भोजन के बारे में बात करने लगे और रात के भोजन में बहन ने जो साग बनाई थी उसकी चर्चा करने लगे। जब सब कहने लगे कि कल इतना स्वादिष्ट साग उन्होंने खाया कि आज तक ऐसा स्वादिष्ट साग नहीं खाया। सब ने यह तय किया कि जो आज घर जाकर इसके बारे में अपनी बहन से ज़रूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या-क्या मिलाया था। शाम को सातों भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की पाक कला की तारीफ़ करने लगे और पूछा, हमारी प्यारी बहन, रात कल रात के साग में तुमने ऐसा क्या मिलाया था? बहन बताना तो नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी अगर उन्हें पता चला कि उनकी उँगली उसकी उँगली कट गई थी और मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे। उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, जो रोज़ बनाती हूँ वही बनाया था। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहन, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरे सौगंध है बहन, तुम्हें आज सच्चाई बताने ही पड़ेगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन
को जो भी अब बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे-धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया बस इतना सा अपना खून मिला दिया था और ज़्यादा नहीं कुछ, क्योंकि मेरी उँगली कट गई थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी हो जाओगे, इसलिए मैंने अपने खून को इसी साग में मिला दिया। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में एक कुटिल ख़्याल आने लगा। वे सोचने लगे, इसके खून की चंद बूँदें इतनी स्वादिष्ट है, तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों भाइयों ने फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, हमारी बहन की खून की कुछ बूंदें इतनी स्वाद हैं, तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन शिकार के लिए जाते समय सातों भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और बहन का स्वादिष्ट मांस खाएंगे। सातवें भाई को अपने बड़े भाई की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाइयों एक तरफ और वह अकेला एक तरफ था। शिकार करने के बाद जब भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बाँस के पत्ते से एक चबूतरा बनाया और जिसे जांग कहते हैं, उसकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसला कर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से वर की तलाश की है। आज हम उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देखकर आएंगे, इसलिए तुम भी सज संवर कर हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई। तुरंत ही तैयार होकर भाई के साथ चलने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई, तब वह बड़े भाई से पूछने लगी, भैया मेरा ससुराल अब कितनी दूर है? बड़ा भाई बोला, बस अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर बाद बड़ा भाई बोला, वह देखो बहन, दूर से दिखाई दे रहा है। टीले पर बने चांद को देखते हुए बोला, वह देखो मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा ससुराल वहाँ तुम्हारे राज करेगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी और चांद पर पहुँचते ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को अपनी बहन को चांद पर खड़ी करके उसको रस्सी से खंभे के सहारे बांधने का आदेश दिया। सभी भाई मिलजुल कर फुर्ती से बहन को बांधने लगे। बहन असहाय थी। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी भाई ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की बात से सातवां भाई द्रवित हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया। 6 भाइयों का प्रतिवाद करने का सहारा नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद वह बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर तीर से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष बाण लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करने को हुआ, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा। भैया मारो मारो, छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करे। भाइयों ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाए, पर उसका निशाना
जो अचूक था लेकिन आज विफल हो गया। उसके बाद अब दूसरे भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण गीत गाया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी-बारी से बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की। बहन की बहन हर बार यही गीत दोहराती रही। 6 भाइयों लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। 6 भाइयों उससे कहने लगे कि भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक तीर एक बार में मार देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। हम सब तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखी तो उसने अपनी जान न्यौछावर करने और अपने छोटे भाई को बचाने के लिए निश्चय लिया है। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, ईश्वर मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। फिर करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करे, तेरे तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो मारो भैया छाती के में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करे। छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर बहन के मर्म पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए और निष्प्राण हो गई। अपनी कुटिल योजना सफल होने पर 6 भाइयों के तो पंख से खिल गए। सातों ने मिलकर अपनी बहन का शरीर जड़ों से नीचे उतारा और 6 भाइयों ने मिलकर अपनी बहन के शरीर की बोटी-बोटी काट बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटे भाई पानी और लकड़ी लाने साथ-साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके भाई अपनी बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खाना चाहता था। अगर नहीं खाएगा तो उसके भाई उसे गाली देंगे। उसने मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ लाई मछली और केकड़े भी आग में डाल दिए और अपना खाना का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया। ज़मीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने अपने पत्तल में परोसे गए अपनी बहन के मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाइयों ने अपनी बहन की हड्डी खाने लगे। छोटा भाई केकड़े चबाने लगा। जब सब ने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाया, अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने 7वें भाई को जूठा साफ करने को कहा तो छोटे भाई ने अपनी बहन की बची कुची हड्डियों और अन्य भाग सबको इकट्ठा करके उस गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद वह मिट्टी से उस बहन के बचे हुए भाग के टुकड़े डाले थे। उस स्थान पर बाँस का एक पौधा आया। धीरे धीरे वह बाँस का झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक संत आया और उसी बाँस के झुरमुट तले छुपकर मल त्याग करने लगा। उसी समय वह आकाशवाणी हुई, संत दुर्ग आ रही है। बार बार आकाशवाणी सुनाई देने लगी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया और उन्हें झुरमुट में से एक बाँस को काट लिया और अपने साथ ले गया। उस बाँस को काट कर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और वह उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन की बात है, संत भिक्षा के लिए उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पर चला गया। तब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था। केवल 7वां भाई अभी कुंवारा था। तब संत ने बड़े भाई के आंगन में
कदम रखा तब संत की बाँसुरी स्वयं बोल उठी, नहीं बजो रे बाँसुरी, यही दुश्मन सबके सबसे बड़ा मेरा सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बजो रे बाँसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में इसी ने दाग लगाया, नहीं बजो रे बाँसुरी, यही है मेरे दुश्मन सबसे बड़ा भाई, मेरे भाई के घर नहीं बजो रे बाँसुरी। योगी के बजाने से बार बार निकलने रही इस तरह की करुण आवाज़ से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इसी तरह बार बार योगी योगी बाबा बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार गया और उनके आंगन पर कदम रखते ही बाँसुरी ने स्वयं यह गीत गाने लगा। उन्हें भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर संत को विदा करने को कहा। उनके मन में अब यह डर समा गया कि यदि इसी तरह योगी की बाँसुरी बजती रही तो उनके यह पोल खुल जाएगी कि वह अपनी बहन के हत्यारे हैं। इसलिए वह जल्द ही भिक्षा देकर संत को वहाँ से विदा कर दिया। अब अंतिम समय में संत 7वें भाई के द्वार पहुँच गया। तब अभी तक कुंवारा था, वह अकेला रहता था। अब जब योगी बाबा उसके द्वार पर उपस्थित हुए तब बाँसुरी बोल उठी, बजो रे बजो बाँसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर मन की बात मन में छुपा कर युग युग से रखा है अंदर में, बजो रे बाँसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी के बाँसुरी से प्यार और दिलचस्पी गीत बजते ही सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए आसन दिया। तंबूलन पान और जलपान से उसका सत्कार किया। उसके बाद बाँसुरी के विषय में चर्चा हुई तो योगी ने बाँसुरी के जन्म की कहानी छोटे भाई को पूरी बताई कि कैसे अब उसने बाँस को काट कर बाँसुरी बनाई और कैसे आकाशवाणी हुई। छोटे भाई ने उस बाँसुरी को उस योगी से देने की प्रार्थना की तो योगी ने उस छोटे भाई को वह बाँसुरी सौंप दी। योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने बाँसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने साफ सुथरे स्थान पर 2 दीपक जलाकर सम्मानित के साथ रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। अब वह काम से घर लौटकर आता तो सारा घर साफ सुथरा मिलता। जब रोज़ रोज़ यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभी के घर जाकर पूछा कि भाभी, मेरे गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की सफाई करते हो क्या? सभी भाइयों ने जवाब दिया, हमें हमारे घर के कामकाज से तो फुर्सत नहीं है, तुम्हारे घर कैसे साफ़ करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुप कर देखेगा कि उसका घर कौन साफ़ करके जाता है। इसलिए छोटे भाई काम पर नहीं गया और वह अपने घर के एक कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही जहाँ पर बाँसुरी स्थापित थी वहाँ से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसने घर का सारा काम किया और फिर उसी बाँसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने यह बात अपने बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसा ही यह लड़की बाँसुरी से बाहर निकलेगी तुम उस बाँसुरी को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक सारा काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बाँसुरी को आग में डाल दिया, लड़की पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के शपथ से वह मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा कि यह तो मेरी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले लगा लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे और भाई ने बहन को अपना लिया और खुशी से एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम ही रिश्ता
रिश्तों को बनाए रखते हैं। रिश्तों की कलंकित करने वाले कभी नहीं छुप सकते। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।